हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हमारा एक दूसरा टॉपिक है और टॉपिक हमारा है लागत लेखांकन, अर्थात एक अलग पेपर। यह लागत लेखांकन समझिए कि हर एक कंपटीशन में लगभग लगभग, चूंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये लगभग सभी जगह इसका यूज होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें पढ़ेंगे एक परिचय, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जानेंगे अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लागत लेखांकन के संबंध। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में सबसे पहले यह जानते हैं, थोड़ा सा लागत लेखांकन से पहले हम केवल लेखांकन के बारे में जानते हैं। लेखांकन के वैसे जो शाखाएं होती हैं, लेखांकन की क्या होती हैं? शाखाएं। ये जो लेखांकन की शाखाएं हैं, होती तो कई ठो हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में लेखांकन की 3 शाखाएं दी गई। पहली शाखा है वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, और दूसरा दिया गया है लागत लेखांकन, लागत लेखांकन, और तीसरा दिया है प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये तीनों लागत, जो तीनों लेखांकन की हमारी शाखाएं हैं, वह सब वित्तीय लेखांकन के ऊपर डिपेंड है। मतलब वित्तीय लेखांकन के आधार पर लागत ही लेखांकन है और वित्तीय लेखांकन के आधार पर प्रबंध लेखांकन है। लेकिन यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से इसकी शाखाएं, इसके पार्ट्स को 3 भागों में बांट दिया गया। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करें। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वित्तीय लेखा, क्योंकि पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन यहाँ बस 1 मिनट में बस बताएंगे वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या है? वित्तीय लेखांकन का यहाँ मतलब होता है कि जैसे हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ, पढ़े होंगे डबल एंट्री सिस्टम, या वाणिज्य का विकास हुआ। जैसे ही वाणिज्य का विकास हुआ, वाणिज्य का विकास कहिए या दोहरा लेखा प्रणाली का विकास कहिए, दोहरा लेखा प्रणाली का विकास, इन दोनों का जैसे ही विकास हुआ और जो हिसाब किताब करने की जो पद्धति अपनाई गई, और उस पद्धति के अंतर्गत हम क्या तैयार करते हैं? जर्नल तैयार करते हैं, खाता बही मतलब लेजर तैयार करते हैं, तलपट तैयार करते हैं, इसके बाद से आपका व्यापार खाता तैयार करते हैं, लाभांश खाता तैयार करते हैं, लाभांश खाता तैयार करते हैं, और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। ये सारी चीजें जो तैयार की जाती हैं, और आर्थिक चिट्ठा तैयार होने के बाद जो भी और भी बिल वाउचर है वो भी सब रखा जाता है, इसका अंकेक्षण कराया जाता है, ऑडिट भी होता है, सीए। ये सारा प्रोसेस वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता है। वित्तीय लेखांकन का मकसद ये होता है केवल हमें यह पता लगाना कि व्यवसाय की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है, पीछे क्या थी, आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं। अब हम इसमें से सेकंड स्टार्ट करते हैं, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन जानते हैं कि लागत लेखांकन क्या है? सबसे पहले इसे जानने से पहले यह जानिए कि लागत लेखांकन स्टार्ट कब हुआ, कैसे स्टार्ट।
ध्यान दीजिएगा, जब देश में बहुत तेजी से औद्योगिक प्रगति हो रही थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, श्रम विभाजन हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ, वैसे हमारा लागत लेखांकन स्टार्ट। लागत लेखांकन हमारा प्रारंभ कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा, जब देश में मतलब पूरे विश्व स्तर पर, अपने देश में नहीं, सारे देशों में जब औद्योगिक प्रगति हुई, औद्योगिक प्रगति हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध की प्रक्रिया अपनाई गई, यहां लागत लेखांकन हमारा स्टार्ट होता है। वैसे लागत लेखांकन का माना जाए कि बहुत तेजी से जो वृद्धि हुई, उस समय हमारे वो सन था लगभग 1930। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा ये स्टार्ट हुआ, कब हुआ? 1930 में माना जाता है। ये 1930 वह समय है जिसमें पूरे विश्व में, पूरे देशों में आर्थिक मंदी छाई। ये वह दौर है जिसमें मंदी की अवस्था थी। कहां पे मंदी की अवस्था थी? पूरे विश्व स्तर पर मंदी की व्यवस्था। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब देश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उस समय लगभग 1940 का वो वर्ष होगा, यहाँ पे लागत लेखांकन की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस की, क्योंकि उस समय देश और आर्थिक खराब स्थिति से समझिए गुजर रहा था। अब इसी आवश्यकता को ध्यान में रख के हम सीधे अपने चलते हैं कि भारत में क्या हो, क्योंकि हमें तो वही कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है जो भारत के संदर्भ में। क्वेश्चन यहां से उठता है कि भारत में लागत लेखांकन का स्टार्टिंग कब हुआ? अभी जैसे मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा था और 1940 का लगभग वो समय था जिसमें लागत लेखांकन की आवश्यकता महसूस की गई, उसी वर्ष या उसी के आसपास भारत में भी लागत लेखांकन को अनिवार्य बनाया गया। वो अनिवार्य बनाने का काम है, उस समय एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट। भारत में कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए प्रथम बार क्या किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, वर्क अकाउंटेंट संस्था की स्थापना। और ये कब की गई थी? 1944 में की। जिस समय भारत में भी कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस की गई थी, तो यह माना गया कि जिनको भी लागत लेखांकन कराना है, वह एक ऐसी एथोराइज संस्था की स्थापना की गई जिसके माध्यम से हम लागत लेखांकन का वर्क करा सकते हैं, और वो संस्था थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जो 1944 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था लागत के क्षेत्रों में विशिष्टता प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लागत के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, लागत के क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करना। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में एक समझिए स्पेशलाइजेशन लाना।
एक कुछ स्पेशल चीज लाना, अर्थात उसको जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसी तरह हमारा लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया, एक महत्वपूर्ण उसे अनिवार्य माना गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देश आजाद हमारा हुआ। आजाद होने के बाद से इसे पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, कंपनी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करने के बाद से यह कहा गया कि कोई भी ऐसी कंपनी हो जो कास्ट से रिलेटेड लागत से लेके हिसाब किताब रखती है, उसे लागत लेखे लागत लेखों का अंकेक्षण करना अनिवार्य कर। जब देश की आजाद हुआ हमारा, तो वहां पे ICWE, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1965 में, ICWI की स्थापना जो से पूर्ण रूप से ये स्थापना जो की गई थी, ये खास तौर से भारत सरकार द्वारा की। सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1944 में भी कास्ट अकाउंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटिंग की स्थापना की। हाँ भाई, ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे स्थापना की गई। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट संस्था को यह कंपनी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। किसमें संशोधन किया गया, कंपनी अधिनियम में। अब वो कंपनी अधिनियम कौन था, 1956 में क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन में यह कहा गया कि जो भी कंपनियां लागत लेखे अपने यहाँ रखती है, तो उसका अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, लागत लेखों का, लागत लेखों का अंकेक्षण, अंकेक्षण कराना इसमें अनिवार्य कर दिया। और तब से लेकर अब तक लागत लेखांकन का वर्क चल रहा है। ठीक है, मिटाएं इसको। अब सीधे हम मुद्दे पे चलते हैं कि लागत लेखांकन का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं लागत लेखांकन की, लागत लेखांकन की अर्थ बताइए। लागत लेखांकन का अर्थ होता क्या, यह जो लागत लेखांकन का अर्थ बताना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लंबा 2 4 5 6 लाइन का लिखना एक शब्दों में, क्योंकि यहाँ पे तो MCQ क्वेश्चन आए। लागत लेखांकन का अर्थ होता है, सीधे से जानिए, लागत का निर्धारण कर, निर्धारण कर। लागत का निर्धारण करने का मतलब हमें यह अनुमान लगाना कि वास्तव में इस वस्तु को बनाने में कितना लागत लगेगा, कितना कुल खर्चा लगेगा। इस लागत के निर्धारण में ध्यान दीजिएगा, क्या चीज ज्ञात किया जाता है, कुल लागत ज्ञात किया जाता है, ठीक ना, प्रति इकाई लागत ज्ञात किया जाता है, ये दोनों चीजें ज्ञात की जाती है। यहाँ ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि उस टोटल सामान को बनाने में हमारा कितना क्या लगेगा, खर्च लगेगा, और एक सामान पर कितना खर्च आएगा, इसी को कहा जाता है आपका लागत का निर्धारण। वैसे इसका अर्थ हम बड़ी स्तर पर देखेंगे तो लागत से तात्पर्य एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है। तो वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करना ही लागत का निर्धारण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं नाम आएगा, सीधे आएगा लागत लेखांकन का अर्थ है लागत का निर्धारण। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि लागत लेखांकन, लागत लेखांकन में शामिल, लागत लेखांकन में शामिल, ध्यान दीजिएगा,
लागत लेखांकन में क्या चीजें शामिल है, क्योंकि जो जो चीजें शामिल हैं उसी को तो मिलाकर लागत लेखांकन बनता है। तो लागत लेखांकन में आपका सबसे पहला होता है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण, ठीक। अगला एक और होता है बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण एक तो है, घूम गया। बजट नियंत्रण शामिल होता है और लागत अंकेक्षण शामिल होता है। और क्या होता है? लागत अंकेक्षण। समझिए कि इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर लागत लेखांकन बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत सबसे पहले हमारे जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उन पर हम कंट्रोल करते हैं, तो लागत का नियंत्रण। बजट नियंत्रण का मतलब है कि उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि उस पर हमारा कितना खर्चा आएगा, उससे कितनी हमारी इनकम आएगी। ये बजट नियंत्रण। लागत अंकेक्षण, ये सारी प्रोसेस पूर्ण करने के बाद से जब वर्क हो जाता है तो उसके बाद उसकी ऑडिट की जाती है और ऑडिट में ये पता लगाया जाता है कि हमने जो पूर्वानुमान लगाया है वो उस हमारे बजट के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये लागत लेखांकन में शामिल। यहाँ भी ये एमसीक्यू आ सकता है कि लागत लेखांकन के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या शामिल होता है। तो 3 होता है, चौथा जो नाम आएगा तो नहीं। अब यहाँ पे इनके बारे में समझिए कि जो हमारा लागत नियंत्रण है, लागत नियंत्रण, लागत नियंत्रण में शामिल होते हैं, लागत नियंत्रण में शामिल होते हैं। लागत नियंत्रण में क्या क्या शामिल होते हैं, मतलब हमारा कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या मिलाकर कॉस्ट कंट्रोल होता है। ध्यान दीजिएगा, लागत नियंत्रण में सबसे पहले लागतों का नियंत्रण कैसे करते हैं? प्रमाप लागत लेखांकन से। कैसे करते हैं? प्रमाप लागत लेखांकन से। और किससे करते हैं भाई? प्रमाप लागत लेखांकन के अलावा बजट नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, बजट नियंत्रण, इन तीनों चीजों को मिलाकर या तीनों चीजों की सहायता से हम कास्ट का कंट्रोल करते हैं। अब अगला है बजट का नियंत्रण हो गया। इसके बाद से ये लागत नियंत्रण हो। अगला है बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण, बजट नियंत्रण क्या होता है? बजट का मतलब है कि जो हम एस्टिमेट बनाते हैं या ऐसे समझिए पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उस पूर्वानुमान का कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। बजट नियंत्रण सामग्री पर, श्रम पर और व्ययों को, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर हम बजट बनाते हैं। तीनों चीजों को ध्यान में इस बात के लिए रखा जाएगा कि कौन ऐसा व्यय है जो अस्थाई व्यय है, कौन ऐसा है जो परिवर्तनशील व्यय है, कौन ऐसा है कि अर्ध परिवर्तनशील व्यय। और तीसरा एक आता है, क्या है? लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण, इसमें चाहे तो इसमें तीनों का हम क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगाते हैं। लागत अंकेक्षण में क्या होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और उस पर पूरा उसको जानने से बेहतर है कि उसके मेन पार्ट को जाने। बताइए लागत अंकेक्षण क्या होता है? लागत अंकेक्षण का मतलब होता है कि जो भी लागत लेखे किए जाते हैं, जो भी कास्ट अकाउंटिंग के हिसाब किताब किए जाते हैं, उन हिसाब किताब की गणती शुद्धता की जब जांच की जाती है, वही तो लागत अंकेक्षण है। क्या है ये? लागत लेखों की गणतीय शुद्धता, गणतीय
गणितीय शुद्धता की जांच करना ही हमारा लागत अंकेक्षण है। लेकिन यह जांच कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, निश्चित सिद्धांतों के आधार पर। किसके आधार पर? निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लागत लेखों की गणितीय शुद्धता की जब जांच की जाती है तो ही हमारा लागत अंकेक्षण का। अब हम एक और लागत लेखांकन के अगले पार्ट में चलते हैं, वो है लागत लेखांकन के क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन के क्षेत्र। लागत लेखांकन के कौन कौन से क्षेत्र? जैसे मान लीजिए, क्षेत्र का मतलब जैसे आप ही हैं, आप जहां रह रहे हैं, आपके जानने पहचानने वाले कुछ होंगे। जहां जानने पहचानने वाले होंगे समझिए वो आपका क्षेत्र है, और जहां नहीं होंगे वो नहीं क्षेत्र है। उसी तरह यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी लेखा किया जाता है, तो वो किन किन क्षेत्रों से उस कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है, वो उसके क्षेत्र होते हैं। लागत लेखांकन का पहला क्षेत्र है लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण का मतलब है कि जब भी लागत लेखे किए जाते हैं तो जो उसके खर्चे होते हैं उसे विभिन्न पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी बताए थे कि अस्थायी, परिवर्तनशील और परिवर्तनशील लागतों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा क्या है? लागत अभिलेखन। ये सब क्षेत्र है। लागत अभिलेखन। लागत अभिलेखन का मतलब क्या होता है? अब पता जब हमको चल जाता है कि ये खर्चे हैं, इस टाइप की लागतें हैं, उन लागतों को हम अपने पुस्तकों में, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगला क्या है? लागत आवंटन। लागत आवंटन। लागत आवंटन का मतलब है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं और उसके संबंध में हिसाब किताब रख रहे हैं, तो उन लागतों को किन किन सेक्टर में कितना हमें एक्सपेंस करना है, व्यय करना है, कितना पैसा उधर लगाना है, उसे कॉस्ट का अलॉटमेंट कहा जाता है। अगला है लागत का निर्धारण। लागत निर्धारण। लागत निर्धारण समझिए कि लागतों के पूर्वानुमान का एक हिस्सा होता है कि हम पहले उस वर्क को करने के लिए कितने उस पर व्यय होने वाले हैं, खर्चे होने वाले हैं, सामान लगने वाला है, उसका निर्धारण करते हैं। इसके बाद है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कास्ट कंट्रोल। केवल हम अनुमान लगा लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। फैक्ट्री में, कारखाने में जब वर्क होता है, जो हम अनुमान लगाए रहते हैं, जितनी हमारी कास्ट या मटेरियल वहां पर लगी रहती है, उस पर कंट्रोल करना भी हमारी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए जैसे हो रहा है उसे होने दो, ऐसा नहीं होने तो लागतों पर नियंत्रण किया जाता है। फिर है लागत तुलना। लागत तुलना का मतलब है केवल कंट्रोल करके प्रोडक्शन कर देना ही बड़ी बात नहीं है, उसका कंपैरिजन भी किया जाता है कि पीछे जितना भी प्रोडक्शन हमारा हुआ है और आज जो प्रोडक्शन हुआ है, क्या दोनों में डिफर है, अंतर है? आखिर यदि अंतर है तो ऐसा क्यों है, किन रीजन से? तो ये कॉस्ट कंपैरिजन कहा जाता है। अगला है लागत प्रतिवेदन। लागत प्रतिवेदन। लागत प्रतिवेदन का मतलब होता है कि जब हम ऐसा वर्क जो ऊपर जैसे कि लिखे हैं, ये सारे काम जब कर लेते हैं, तब केवल मौखिक ही नहीं होता, एक लिखित रूप में उस पर रिपोर्ट भी देना होता है कि फैक्ट्री में ये हमारा काम हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना वर्क हुआ, और इसकी रिपोर्ट हम दे रहे हैं, ठीक ना, जो भी उसका प्रबंधन। इसके बाद से है लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण में हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में है कि हमारे खर्चे जो हो रहे हैं, जो भी वर्क हो रहा है, वो अनुकूल हमारे है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, अनुकूल चल रहा है तो ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट है लागत अंकेक्षण। अगला क्या है? लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। कॉस्ट ऑडिट मीन्स कि किसी सीए से, पेशेवर व्यक्ति से या कॉस्ट अकाउंटेंट से जो भी वर्क किए गए हैं उससे प्रमाणित कराया जाता है कि रियल में क्या मैटर है, ठीक है।
ताकि उसकी गणितीय शुद्धता की या जो भी लेन देन हुए हो उसकी सही तरीके से जांच हो सके। ठीक है, अब बारी आती है, अब मिटाते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे ये था लागत के क्षेत्र। तो यदि क्वेश्चन में आता है लागत के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये क्षेत्र है। तो कौन क्षेत्र नहीं है, तो 3 दिया रहेगा सही और 1 गलत दिया रहेगा, इसको याद मिटाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं बताइए। लागत लेखांकन का पहला उद्देश्य है, वैसे उद्देश्य तो बहुत है, सारे उद्देश्य नहीं की जरूरत है क्योंकि मुख्य उद्देश्य पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन का उद्देश्य है लागतों का निर्धारण करना। लागतों का निर्धारण करना। लागतों का जब निर्धारण किया जाता है वही तो लागत लेखांकन है। और क्या किया जाता है, कुछ मुख्य बस बिंदु बताएंगे। विक्रय मूल्य व निविदा मूल्य निर्धारित किया जाता है। विक्रय मूल्य व निविदा मूल्य, निविदा मूल्य निर्धारण मतलब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमारी टेंडर प्राइस क्या होगी, इसको निर्धारित किया जाता है लागत लेखांकन के अंतर्गत। उसके बाद से नीति निर्धारण का भी वर्क होता है। नीति निर्धारण, नीति निर्धारण का भी इसमें वर्क किया जाता है। और क्या क्या है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं, बस इतने ही याद कीजिए क्योंकि लिखना तो है नहीं, टिक लगाना है। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य आपका यही है, लागतों का निर्धारण। अब सीधे अगला टॉपिक पे चलते हैं, महत्वपूर्ण वाले पे। एक क्वेश्चन है, सामान्यतः एक बार मैं आया था एग्जाम में तो मुझे याद आया, अभी पूछा गया था कि सामान्यतः वो कौन सी कंपनियां हैं जहां लागत लेखे एकदम कंपलसरी होते हैं, चाहे उसका आकार प्रकार छोटा हो या बड़ा। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लागत लेखे अनिवार्य है यह किन कंपनियों में होता है, ध्यान दे दीजिएगा। कंपनी यदि उत्पादन से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, ठीक ना, इन इन कार्यों से संबंधित यदि कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था इनसे रिलेटेड है, वहां हमारा लागत लेखे अनिवार्य किया गया। एक क्वेश्चन इसी पे और भी पूछता है कि लागत लेखे अनिवार्य कहाँ होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लागत लेखे जितनी भी बड़ी संस्था होती है, बड़ी संस्था का मतलब है कि कंपनी या फैक्ट्री, तो जितनी भी बड़ी संस्थाएं होती हैं उन सभी संस्थाओं में कॉस्ट अकाउंटिंग अनिवार्य माना। ठीक है, आगे बढ़। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में तो नो जानिए क्योंकि अभी मैं, अब सीधे आते हैं कि लागत लेखांकन की विधि। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन की, लागत लेखांकन की विधियां। लागत लेखांकन में कौन कौन सी विधियां यूज की जाती, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे केवल जान। पहला विधि है इकाई या उत्पादन लागत, उत्पादन लागत। वैसे तो ये चैप्टर ही है। इकाई और उत्पादन लागत विधि का मतलब क्या होता है,
कि जहाँ पे निर्माणी उद्योग होते, निर्माणी उद्योग का मतलब है एक ही प्रकार की वस्तुओं को बार बार बनाना होता है, वहां पे ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। केवल हम नाम बता रहे हैं क्योंकि ये आगे वाले चैप्टरों में आएगा, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये लिख दे रहे हैं, जहां इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन बार बार करना हो, बार बार करना, वहां पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरे तरफ बढ़ते हैं, एक है उपकार्य लागत विधि, उपकार्य लागत विधि। उपकार्य लागत विधि का प्रयोग ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय बताऊंगा। उपकार्य लागत विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये वहां किया जाता है जहां ग्राहकों को आदेश देकर जल्दी से काम कराना हो। जैसे देखते होंगे कि ठेका दे देते हैं, जल्दी से फटाफट काम कर देते, तो उसी तरह तत्काल ऑर्डर की, हम ऑर्डर दिए नहीं है, उधर से सामान बनकर तैयार। तो उपकार लागत विधि कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है जहां आदेश की, जहां आदेश की पूर्ति करनी किसी भी उत्पादन से संबंधित रिलेटेड कार्य में, जहां किसी ग्राहक के आदेश की पूर्ति तत्काल करनी हो, वहां जॉब कॉस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है समूह लागत विधि, समूह लागत विधि, जिसको बीच कास्टिंग कहा जाता है, इसको बैच कास्टिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां वस्तुओं का उत्पादन समूहों में बनाना होता है, ग्रुप में बनाना होता है, मतलब एक के बिना दूसरे का कॉम्बिनेशन खराब है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन समूहों में करना होता है, समूहों में करना, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा बढ़ते हैं, ठेका लागत, ठेका लागत विधि, ये सब आगे चल कर पढ़ेंगे आप लोग। ठेका लागत विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कहाँ किया जाता है ठेका लागत विधि का प्रयोग, ठेका लागत विधि का प्रयोग इसका किया जाता है जहां रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य का मतलब है सड़क, बांध, पुल, भवन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रक्रिया लागत विधि, अगला क्या है, प्रक्रिया लागत विधि। प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां कोई भी वस्तु का उत्पादन डायरेक्ट बनता नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे चैनल वाइज चैनल चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखे होंगे, गन्ना चीनी तो सभी लोग जानते होंगे। देखते होंगे कि जब एक किसान खेत में गन्ना बोता है, तो कट कर जब मिल पे जाता है, जैसे ही मिल पे पहुंचा तो वहां से उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले कांटे पे जाएगा, कांटा पर से फिर जाएगा वो पेराई वाले में जाएगा, पेरेगा तो उसमें से जूस निकलेगा तो वो अलग टंकी में जाएगा, फिर वहां से उसमें कुछ बॉयल वगैरह किया जाएगा, कुछ केमिकल डाला जाएगा, गर्दे कचड़े उसमें से निकाल दिए जाएंगे, फिर वो कहीं और जाएगा, फिर उसको टेम्परेचर पे हीट करके कुछ उसका चीनी बनाया जाएगा। चीनी बनाने से पहले फिर एक बार साफ सुथरा किया जाएगा, फिर उसके बाद से चीनी बनाया जाएगा। तो उसमें भी चीनी कई क्वालिटियों में होती है, मोटा दाना वाला चीनी और छोटा और छोटा और छोटा है, उसके बाद पाउडर।
तो जितने आगे बढ़ते जाते हैं उतने स्टेप से प्रोसेस उसका चलता रहता है। वहां पे प्रक्रिया लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया लागत विधि में दिया गया है कि जहां इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां वस्तु कई चरणों में बनकर तैयार तैयार होता है। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, साबुन है, चीनी है, घी है, साबुन, चीनी, घी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इसके बारे में भी जब वो चैप्टर चलेगा तो बताए। अगला है परिचालन लागत पद्धति। परिचालन लागत पद्धति। परिचालन लागत पद्धति क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसका प्रयोग सेवा प्रदान करने वाली संस्था में किया जाता है। और सेवा किस तरह का? जो चलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पर परिवहन है, होटल्स है, और रेस्टोरेंट वगैरह है, या कोई अन्य सर्विस वगैरह। एक है बहुसंख्यक लागत पद्धति। बहुसंख्यक लागत लागत बहुसंख्यक लागत पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर एक ही साथ बहुत माने कई प्रकार की सामानें बनानी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां एक ही साथ कई प्रकार की वस्तु का निर्माण करना। ठीक है। तो ये तो था आपका इसकी प्रविधि। मिटाए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारे चैप्टर्स हैं, आगे मिलेंगे जब वो चलेगा तो उसके बारे में उसके अंदर के डिटेल वाला बताएं। अगला है लागत निर्धारण की प्रविधि। ध्यान दीजिए, लागत निर्धारण की प्रविधि कौन कौन सी? लागत निर्धारण की प्रविधियां, केवल इसका भी नाम मैं बता दे रहा हूं। केवल लागत निर्धारण की प्रविधियां में पहला है ऐतिहासिक लागत। ऐतिहासिक लागत विधि। ऐतिहासिक लागत विधि का मतलब होता है कि हिसाब किताब की पुस्तकों में जो एकदम सही व्यय होते हैं, एग्जैक्ट जो खर्च हुए होते हैं, उन्हीं खर्चों को दिखाया जाता है। एक है प्रमाप लागत विधि। प्रमाप लागत विधि ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे आप लोग, कि हर एक चीज का मानक निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर उसको मापा जाता है। एक सीमांत लागत विधि। अगला है सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि का मतलब है कि इसमें परिवर्तनशील व्ययों को विशेष ध्यान दिया जाता है। एक संविलियन लागत विधि। संविलियन लागत विधि, ठीक है। पूरा डिटेल अभी अलग अलग टॉपिकों में मिलेगा, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग चल पढ़ना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही फोकस करिए। संविलियन लागत विधि में क्या है? इसमें अस्थायी और परिवर्तनशील व्ययों को एक साथ ध्यान में रखकर इसकी गणना की। एक प्रत्यक्ष लागत विधि। प्रत्यक्ष लागत विधि मतलब इसमें केवल डायरेक्ट कास्ट को ध्यान में रखा जाता है। और एक है लास्ट
एक रूप लागत, एक रूप लागत विधि। मतलब हिसाब किताब रखने की जो पद्धति है हमेशा एक समान रखी जाती है। यहाँ बताने का मतलब ये था कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लागत निर्धारण की कौन कौन प्रविधियां कौन कौन सी हैं। हो सकता है कि 3 ठो सही नाम दे, एक गलत दे, या ऐसे भी पूछ सकता है 3 गलत नाम दे, इसमें से एक कोई सही दे। तो ये उसकी प्रविधियां होती हैं। एक इसमें और टॉपिक है, मैं चाह रहा हूं उसे भी बता दूं। एक लागत इकाई होती है, लागत इकाई, जिसको अंग्रेजी में कास्ट यूनिट कहा जाता है। वैसे लागत इकाई होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। लागत इकाई का मतलब होता है जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन हुआ और वो वस्तु बनकर तैयार हो, आपको ये भी पता चल गया कि कितना उस पर व्यय हुआ है, कितना खर्चे आया है। लेकिन उसके साथ यह भी जानने का आप प्रयास करेंगे कि उस सामान को, उस सामान पर एक सामान में कितना खर्च, एक सामान बनाने में कितना खर्च हुआ, ये जानने का जरूर प्रयास करेंगे। सपोज करिए कि 10 लाख रुपया खर्च हो गया और पता चला कि 1000 पीस बना है, ये तो जानेंगे कि भाई कि टोटल पे इतना खर्च हुआ तो एक सामान पे कितना होगा, ये तो बिल्कुल जानेंगे। और जब जानेंगे तो उसका पैमाना क्या होगा, जो उस इकाई की माप करने की, जो उस प्रति इकाई की माप करने का जो पैमाना होता है वही हमारा लागत इकाई कहलाता है। अर्थात इसमें दिया है कि कुल लागत का विभाजन, कुल लागत के विभाजन की इकाई को क्या कहा जाता है, लागत इकाई कहा जाता है। कुल लागत के विभाजन की इकाई को क्या कहा जाता है, लागत इकाई कहा जाता है। अब लागत इकाई को एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय, सब नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी अभी आगे मिलेगा। और इधर कर दे रहे हैं लागत की इकाई। कोई भी व्यवसाय है और उस व्यवसाय में कुछ टाइप की सामानें बनती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कागज मिल है, कागज मिल का मतलब कागज बनाने वाली कंपनी, वो चाहे जितना भी कागज बनाए, उस कागज को मापने का उसका कुछ पैमाना होगा, होगा बिल्कुल। उसको कहा जाता है पैमाने को प्रति किलोग्राम। मतलब कि जितना भी कागज बनाएगी उस कागज को किलोग्राम के या किलो के आधार पर ही बेचेगी या अनुमान लगाएगी कि 1 केजी पर हमारा इतना एक्सपेंस हुआ, एक से। ठीक है। दूसरा इसी तरह है कि चीनी मिल, चीनी चीनी मिल चीनी बनाएगी। अब उसको कैसे मापेगी, कुल तो हम चीनी इतना बना दिए, लेकिन उसके मापने का कुछ पैमाना होगा। जैसे एक फुटकर दुकान पे जाते हैं तो किलो से तौलता है, लेकिन मिल वाले के यहाँ जाएंगे तो किलो से नहीं तोलेगा, कुंटल से तौलेगा। उसको कहा जाएगा प्रति कुंटल। जो प्रति कुंटल है वही तो लागत इकाई है। एक कुंटल में उसका इतना खर्च है तो टोटल कुंटल में कितना होगा। फिर इसी तरह कोयले की खान है, कोयला की खान। जब कोयले की खान से जब कोयला निकलेगा तो कोयला कैसे तौला जाएगा, कैसे मालूम कि कितना टोटल कोयला इतना निकल गया तो उस पर इतना खर्चा हुआ तो कितने पे कितना होगा। इसको मापा जाएगा प्रति टन के आधार। और भी बहुत सारा दिया गया है, आटा मिल है, सूती मिल है। आटा मिल पे भी आ जाइए, आटा मिल के यहाँ जाएंगे
तो अपना आटा कैसे तौलता होगा? प्रति कुंटल के आधार पर, वो रेट लगाता होगा प्रति कुंटल के आधार। ठीक इसी तरह मान लीजिए पानी वाली कंपनी है, देखते होंगे आज के समय में सभी लोग पानी लेते हैं। तो पानी क्या है? पानी कंपनियां हैं। तो पानी कंपनियां जो होती है वह अपना पैमाना प्रति 1000 लीटर पर निर्धारित करती है कि हमने 1000 लीटर फिल्टर किया है पानी या सेल कर रहा है। क्योंकि फुटकर होते हैं तो गैलन गैलन लीटर लीटर या मापते हैं, लेकिन होलसेलर जो होते हैं, कंपनी फैक्ट्री होती है, वो लीटर के प्रति 1000 लीटर के आधार पर रेट का निर्धारण करती है। इसी तरह बिजली कंपनी है, बिजली कंपनी है, ये अपने बिजली को कैसे मापती है? प्रति किलोवाट, प्रति किलोवाट के आधार पर देखते होंगे, 1 यूनिट का इतना, 2 यूनिट का इतना, 4 यूनिट का इतना। उसी तरह कपड़ा मिल कंपनी है, कपड़ा मिल कंपनी, ये कैसे मापती है? प्रति मीटर के आधार पर, 1 मीटर का इतना खर्च। उसी तरह है यातायात कंपनी है, यातायात कंपनी, यातायात कंपनी कैसे मापती है? प्रति किलो नहीं, हाँ, प्रति किलोमीटर या यात्री प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। इस आधार पर जैसे देखते होंगे बस पर बैठ के जाते हैं तो भाड़ा कैसे लगता है? एक पैसेंजर का इतना भाड़ा यहाँ से वहां तक जाने का, या ऐसे भी लग सकता है 1 किलोमीटर का 1.5 रुपया, 20 किलोमीटर गए तो कितना लगेगा? 30 रुपया। ये सब पैमाने वगैरह हैं। तो इस तरह बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका कास्ट अकाउंटिंग में बस इतना ही कुछ है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अगला चैप्टर जो हमारा दिया गया है वो पढ़ेंगे, लागत। कॉस्ट क्या है, लागत के कॉन्सेप्ट क्या है, लागत के तत्व कौन कौन से हैं, लागत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नोट भी करते रहिएगा, याद भी करते रहिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए